हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 होगा। ये एमसीक्यू करेंगे। एनसीईआरटी में देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना के नाम से अध्याय है, और वहीं पर ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा के नाम से अध्याय आपको एससीईआरटी बीटीवीसी में है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ही बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि शिक्षा में प्राच्यवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला ऑप्शन है कि प्राच्यवादी मानते थे कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। हमने इसके बारे में पढ़ा भी है बहुत अच्छी तरह से एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में। और विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक प्राच्यवादी थे, एकदम प्राच्यवादी थे। और दूसरा हो गया, तीसरा है वॉरेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादियों का घोर विरोधी था। नहीं, ये विरोधी नहीं था। अगला है कि प्राच्यवादी विचारों के आधार पर ही कलकत्ता में एक मदरसे और तथा बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये सही है। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 इसमें सही होगा। ऑप्शन में देखिएगा तो 1, 2, 4 ये सही है। सुनिएगा, इसमें बहुत सारे बातें ऐसे हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे इसमें, और कुछ बातें जो हम बताने वाले हैं। देखिएगा, प्राच्यवादी कहते किसको हैं? तो एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान, गहन ज्ञान रखने वाले लोग जो होते थे, कहाँ के? यूरोप के, वो प्राच्यवादी कहलाते थे। ठीक है। और ये अंग्रेजों की जो भाषा थी अंग्रेजी, उसको कहता था कि नहीं, यहाँ पर भारतीयों का जो भाषा है उसको पहले ज्ञान दो लेकर उसी का आगे बढ़ाओ, और जो अंग्रेजी है उसको बैक में रखो। लेकिन यहाँ तो जानते हैं कि अंग्रेजी आगे आया और सब कुछ पीछे चला गया। और ये जो है प्राच्यवादी का मानना था कि आप अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहित करना चाहिए। वे मानते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं और जिसे वे आदर एवं महत्व देते हैं। केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकता है, और केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकता है। अगर आपकी भाषा में आपको बता रहा है, आपकी भाषा से वो भी सहमत है और आप भी सहमत हैं अपनी भाषा से, तो आप आगे जाते हैं। अभी आपको तमिलनाडु, अभी आपको दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो भाषाएं आपको, जिस भाषा में देख रहे हैं, जिस भाषा में जो जहाँ पर है उस भाषा का आदर है, सम्मान है, तो इसीलिए है कि सभी आगे बढ़ रहे हैं। वही है। और यहाँ पर कह भी रहा था प्राच्यवादी लोग, लेकिन हुआ क्या ये तो जान रहे हैं। दूसरी बात है कि विलियम जोन्स 1783 में भारत आता है और ये कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर कार्यरत होता है, और एक भाषाविद तथा विचारों से प्राच्यवादी था। हेनरी थॉमस और कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी प्राच्यवादी था। ये सभी भारतीय साहित्य को समझकर उनके अनुवाद में लगा हुआ था। और तीसरा आपका है कि प्राच्यवादियों के विचारों को ध्यान में रखकर 1781 ईस्वी में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया 1781 में, और इसी क्रम में 1791 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। इसलिए ये तीनों सही हैं, एक गलत है। ठीक है, चलिए, मतलब तीसरा गलत है और 1, 2 और 4 सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं है, वो नहीं है वॉरेन हेस्टिंग्स इसमें नहीं है। और तीनों के नाम अभी आपने पढ़ा, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड। ये तीनों के तीनों बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। ये याद रखना है इन तीनों का नाम। अगला क्वेश्चन है कि प्राच्यवादियों का विरोध और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
पहला ऑप्शन है कि प्राच्यवादी दृष्टिकोण के विरोधी मानते थे कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। एकदम सही है। प्राच्यवादी दृष्टिकोण के विरोधी क्या मानते थे कि पूर्वी समाज का जो ज्ञान है वो त्रुटि से भरा हुआ है, कोई वैज्ञानिक कोई तर्क नहीं है इसमें, जो तर्क देगा और जो अन्वेषक से सिद्ध हो जाएगा उसी को मानेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ था नहीं, ये कह रहा था प्राच्यवादी दृष्टिकोण के विरोधी लोग मानते थे। दूसरा है कि प्राच्यवादियों का विरोध करने वालों में जेम्स मिल, थॉमस वेलिंगटन, मैकाले, ये मैकाले का नाम तो जानते ही हैं आप, प्रमुख था। ये जेम्स मिल और मैकाले ये दोनों जो हैं प्रमुख थे। और तीसरा है कि प्राच्यवादी विरोधी मानते थे कि शिक्षा देशी जनता को खुश करने के लिए नहीं बल्कि उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों के ज्ञान के लिए दी जानी चाहिए। ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं आपके सही हैं। प्राच्यवादी के विरोधी मानते थे कि पूर्वी समाजों का ज्ञान जो है त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके अनुसार पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही है। प्राच्यवादियों का जो है प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में से जेम्स मिल और थॉमस बेबिंगटन मैकाले था। ये दोनों को नाम याद रखेंगे। जेम्स मिल का क्या मानना था, वो मानता था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, इसीलिए भारतीयों को पढ़ाया जाना चाहिए और पश्चिम ने किस तरह के वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल की ये जान सके। इसलिए याद रखना है कि ये तीनों के तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ये कथन कौन बोला? ये कथन मैकाले बोला। कौन बोला? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ये मैकाले का वक्तव्य है और क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। वो बोला कि एक अच्छे यूरोपीय जो पुस्तकालय हो ना, वो केवल पुस्तकालय का केवल एक खाना, मात्र एक खाना जो है वो भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ये मैकाले ने कहा। समझ गए? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्राच्य शिक्षा का विरोधी था और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। जो पश्चिम का शिक्षा था उसका ये जो है एकदम समर्थक था। वह भारत को असभ्य देश मानता था और उसका कहना था यही, जो यूरोपीय पुस्तकालय का एक केवल खाना भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। मैकाले। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। वुड्स डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। और जो है दूसरा है कि इसमें तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा और वे इंग्लैंड एवं कंपनी के प्रति अधिक सत्यवादी और अधिक जो है और ईमानदार होंगे। तीसरा है कि इस दस्तावेज में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा देने का तर्क दिया गया। 1 नंबर गलत है, 2 और 3 इसमें सही है। देखिए आपको याद रखना है कि 1854 ईस्वी में लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स वुड के नाम से एक नोट भेजा, जिसे वुड का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। कब आया? 1854 में आया। ठीक है, ये नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष थे। कौन थे? चार्ल्स वुड थे। और इनके नाम पर एक पत्र आता है जिसको वुड्स का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर से प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने की बात जो है की गई, बात की गई और उसके फायदे बताए गए। और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इस बात का संबंध मैकाले से है। और उच्च जो है शिक्षा का यहाँ पर जो आपने देखा पहला
ये जो है ये मैकाले से उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, इस बात का संबंध मैकाले से विवरण के आधार पर 1835 कब 1835 को अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। आपसे पूछता भी है कि अंग्रेजी शिक्षा नियम जो है अधिनियम पारित कब हुआ, तो यह हुआ 1835 में, ठीक है, पारित किया गया। और ये फैसला भी तभी से लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे एवं बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्य संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। प्रोत्साहन जो है प्राच्य संस्थान जो पूर्वी भारत के भाषाएं हैं उसको आप प्रोत्साहित न करें। साथ ही इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। मतलब इसका एक संज्ञा दे दिया गया कि ये जो संस्था है अपने आप क्षरण मतलब खत्म हो रहा है का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर की संज्ञा दे दिया गया। वुड के नीति पत्र में तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा और वे सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। फलस्वरूप कंपनी के पास जो है भरोसेमंद कर्मचारी हो जाएंगे, उसकी कमी नहीं रहेगी। ये जो है कहा गया वुड्स डिस्पैच में। ये सभी के 1, 2 और 3 सही हैं और ये गलत है, ये मैकाले की बात है। वुड्स डिस्पैच में ये बात नहीं था। 1 नंबर। अगला क्वेश्चन छठा देखिएगा कि 19वीं सदी में भारतीय शिक्षा और कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला देखेंगे ऑप्शन, तो भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया, सही बात है। दूसरा है कि कंपनी ने देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा विलियम एडम को दिया, ये भी सही बात है। तीसरा है कि 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के प्रयास किए और दिए गए आपको इस कूट में बताना है कौन सा सही है। इसमें तीनों के तीनों सही हैं। 1854 के बाद ये प्रयास किए गए थे। देखिए वुड्स डिस्पैच आता है ना, उसके बाद 1854 में वुड्स डिस्पैच आता है। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया और प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। और 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम को कंपनी ने देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया था और इस रिपोर्ट के अनुसार बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं, कितने हैं 1 लाख से अधिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने SCERT और NCERT दोनों में इसके बारे में पढ़ा है। तथा इसमें जो है पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितना है 20 लाख से भी अधिक था। एडम ने पाया कि यह प्रणाली जो है स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। इसमें क्या होता था, जो काम करने मतलब कि पढ़ाई के समय में पढ़ाया होता था, खेती के समय में बच्चे गए खेती करने, अब जब खेती का समय धान रोपनी खत्म होगा तब आएगा वो पढ़ने के लिए और उसके बाद जो है गुरुजी फिर पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू होगा, नहीं फिर खेती का समय कटनी आएगा फिर जाएगा खेत में काम करने के लिए, ऐसे चलता था स्कूल। लेकिन अब तो डायरेक्ट सीधा उल्टा कर दिया, कहा नहीं, जो आएगा अनुशासन होगा, अनुशासित होंगे। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब बच्चा पढ़ने वाला ही नहीं है, ये कहता था, बच्चा पढ़ने ही वाला नहीं है। और यहाँ पर याद रखना है कि 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, परंतु 1854 के बाद उसने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। जो इसके बात को माना उसको सरकारी मान लिया गया, जो नहीं माना उसको प्राइवेट मान लिया गया। उसको मतलब कि उसको जो सरकारी माना उसको सुविधा दी गई, हाँ तुमको ये सुविधा देंगे, तुमको रहने का, तुमको खाने की व्यवस्थाएं जो होती थी स्कूल की व्यवस्थाओं में वो व्यवस्थाएं दी गई थी। और जो नहीं माना उसका जो है वैसे ही चलता था, उसका कोई जो है सरकार की तरफ से सहायता नहीं दिया गया था। अगला देखेंगे 7वां नंबर है कि 19वीं सदी में भारतीय विचारकों और शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, परंतु रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिमी शिक्षा का पूर्णतः समर्थन किया। ठीक है। दूसरा देखेंगे
महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन, महात्मा गांधी कहाँ खोले थे? ये तो रविन्द्रनाथ ठाकुर खोले थे। गलत। चलिए यहाँ पर आपको देखना है कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों इसमें गलत हैं। चलिए हम कैसे है गलत ये भी बता देते हैं, ये भी बताते हैं। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर पश्चिमी शिक्षा के क्या थे? दोनों के दोनों विरोधी थे, ठीक है। और लेकिन दोनों में जो है दोनों के बीच फर्क सिर्फ इतना था कि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों एवं प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे और टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का जो है सम्मिश्रण चाहते थे। शांति निकेतन संस्था की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में की और यह कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल था। ये समझ गए। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन। लिखा गया है कि प्राच्यवादी की विशेषता है। तो प्राच्यवादी की क्या विशेषता? हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान प्राच्यवादी, प्राचीन विरासत का ज्ञान रखने वाला प्राच्यवादी, व्याकरण और नैतिकता का अध्ययन करने वाला प्राच्यवादी, ये सभी के सभी क्या होंगे? प्राच्यवादी। मतलब अभी यहाँ का जो एशिया का ज्ञान होता है वो प्राच्यवादी, और जो पश्चात होगा वो होगा क्या? पश्चिम वाला। पश्चिम वाला जो है वो। चलिए आगे देखेंगे कौन प्राच्यवादी विद्वान थे। तो आपने ऊपर पढ़ा कि प्राच्यवादी जो विद्वान था वो कौन कौन था। यहाँ पर सिर्फ एक है, वो है हेनरी टॉमस कोलब्रुक। ये प्राच्यवादी विद्वान था, ये प्राच्यवादी विद्वान था और यह जो है साहित्य का भी अध्ययन कर रहा था और ट्रांसलेट भी कर रहा था। चलिए आगे देखेंगे। और ये तो जानते हैं मैकाले, जेम्स मिल क्या था, ऊपर हमने इसका बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। अगला देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट में विलियम जोन्स को जूनियर जज के पद पर कब तैनात किया गया? ये क्वेश्चन ऊपर में किया था, हाँ किया था। तो ये किया गया था कब? तो 1783 ईस्वी में। ये 1783 ईस्वी में हमने पहले भी पढ़ा, अभी भी जानते हैं, और विलियम जोन्स का नाम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि विलियम जोन्स ने अध्ययन किया, किसका अध्ययन किया था? तो विलियम जोन्स जो है अरबी, फारसी, व्याकरण और संस्कृत काव्य पढ़ते हुए, उसको जो है फारसी सीखते हुए एक दृश्य जो है आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों में दिखाया गया कि विलियम जोन्स जो है सीख रहा है फारसी, दिखाया गया ना, आप किताब उल्टा कर देख सकते हैं। और इसमें जो है कानून, दर्शन, धर्म और राजनीति सभी का अध्ययन इसने किया, बहुत ही प्रतिभावान था उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कि विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अफसर के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था का गठन किया? चलिए अब बता दीजिए ये कौन थे? ये 3 थे। 3 में तो पहला हो गया ये विलियम जोन्स हो गए, अब 2 और बचे हैं। वो दो कौन थे? 2 ये ही थे, टॉमस जो है कोलब्रुक और नेथेलियन हॉल हेड के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति, ये दोनों थे। ऊपर में हमने इसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया और क्वेश्चन में देखिए कैसे कैसे तोड़ के। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन में हमने ऊपर आपके साथ डिस्कस किया है, ये था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के द्वारा जो है इसका जो है संचालन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मदरसा किस भाषा का शब्द है? अब मदरसा कहाँ खुलता है ये तो आपको पता ही होगा, मदरसा अरबी का। किसका है? अरबी का। अगला क्वेश्चन है कि अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा का जो है कब खोला गया? ये डेट पूछ रहा है कि मदरसा जो है कलकत्ता में कब खोला गया था। तो ये 1781 ईस्वी में मदरसा जो है खोला गया था, 1781 ईस्वी में। और उसके बाद जो है बनारस भी खुलता है 91 में। प्राच्यवाद, अगला क्वेश्चन है प्राच्यवादियों के कटु आलोचक कौन था? तो कटु आलोचक जो था ये जेम्स मिल और मैकाले दोनों जो था वो प्राच्यवादियों का कटु आलोचक था। और अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि एक अच्छे, ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया, ये मैकाले ने कहा था, थॉमस मैकाले ने कहा था, वहाँ पर पूरा नाम था, यहाँ पर सिर्फ थॉमस मैकाले है, कि समूचे अरब और साहित्य के बराबर है। मतलब किसने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना है भारत और अरब के समूचे, एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है, थॉमस मैकाले के द्वारा कहा गया।
वुड्स डिस्पैच कब जारी हुआ? तो 1854 में जारी हुआ। आगे चलेंगे। मैकाले ने मिनट्स जिसको कहते हैं विवरण पर अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम कब पारित किया? ये कब पारित करता है? तो ये पारित करता है 1835 में। 1835 में यह पारित कर देता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? बस मैकाले जी को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। यहाँ पर सब बना रहा था सबको। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब होती है? तो 91 में होती है। 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना। 22 नंबर क्वेश्चन कि कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो 1857 में होता है। कब होता है? 1857 में होता है। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? तो हमने ऊपर भी पढ़ा 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना हो जाती है। क्वेश्चन है कि विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे? क्योंकि यहाँ की भाषा और यहाँ की जो है सभ्यता संस्कृति को जान सके, दर्शन को जान सके, कानून को जान सके, ये यहाँ पर रहने लगे और भारतीय प्रेम इनका जो है बहुत ही उमड़ पड़ा और यहाँ की जो है बातों व्यवस्था में वो बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। अपने भारत प्रेम के कारण ये सब कुछ जानना चाह रहे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? तो अंग्रेजी को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो ये तो आप बता सकते हैं कि किसने किया। ये विलियम जोन्स। एक ही नाम इसमें है, 3 का रहता तो बता देते, 3 का नाम है नहीं। विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। अगला देखेंगे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? इसलिए मानते थे कि भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण जो लोग हैं भारतीय लोग होते थे वो कहने लगे हाँ वो श्रेष्ठ है, अंग्रेजी क्या है? श्रेष्ठ है, अंग्रेजी श्रेष्ठ है। एक नंबर हो जाएगा कि भारतीय द्वारा जो है पश्चिमी सभ्यता को क्या मानने लगे? श्रेष्ठ मानने लगे। और यहाँ पर जोड़ा बनाना है, सभी के सभी जोड़े आपको पता लग जाएगा सही है कि गलत है। विलियम जोन्स क्या? तो प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, और रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरोध, पाठशालाएं, गुरुजी। ये सभी के सभी मिले हुए हैं। ठीक है, सभी के सभी, मिलाना कुछ नहीं, हमने मिलाकर ही दिया है। चलिए, तो ये सभी के सभी मिले हुए थे और ये SCERT के क्वेश्चन थे। चलिए आगे है नहीं है, आगे आपका जो 28 क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। NCERT और SCERT दोनों के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।